अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आवाज़ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today we are starting the topic electricity, or you can say current electricity, which is uh, one of the two topics that are remaining in this syllabus. इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो डीसी सर्किट होगा। दरवाजा बंद कर दे। बंद कर दे। ओके, सो सबसे पहले, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सर्किट्स के डिजाइन कर रहे होंगे, सर्किट्स के हम जो है वो ड्राइंग्स कर रहे होंगे। तो आपको ये पता है कि सर्किट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी आप एक्चुअल ड्राइंग तो नहीं करोगे, राइट? जैसे एक सेल है, इट लुक्स समथिंग डिफरेंट, बट आप जब सेल को ड्रॉ करोगे एज अ सिंबल, तो आप उसका सिंबल जो है वो देख सकते हो कि किस तरह का होगा। इस तरह का सिंबल आप बनाओगे सेल के लिए, ठीक है? इसी तरह अगर आप बैटरी बनाओगे तो उसका सिंबल ये होगा, रजिस्टर का सिंबल ये होगा, लैंप का ये सिंबल होगा, रजिस्टर्स का, स्पीकर्स का, डिफरेंट चीज़ों का जो सिंबल है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये सारे सिंबल्स जो है वो याद होने चाहिए। ये जितने भी सिंबल्स हैं इसमें से मैं बता देता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डेफिनेटली ना भी याद हो तो उससे गुजारा हो जाएगा, ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लाजमी अभी बता देता हूँ। सो ऑब्वियसली जहां भी आप वायर शो कर रहे हो वो एक सिंपल लाइन की तरह शो होगी, ठीक है? सो यू कैन बेंड इट और यू कैन ड्रॉ इट स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेल का सिंबल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके एडिशनली आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये वाला होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये वाला होगा। सिमिलरली जब आप सेल्स को मिला के एक बैटरी बनाते हो, सो देन यू शो इट एज मल्टीपल सेल्स, ठीक है? और उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप दो सेल बना के दिखा रहे हो और बीच में आप डॉट 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 बना रहे हो कि मतलब इट कुड बी एनी नंबर ऑफ सेल्स, कुड बी 2 सेल्स, 5 सेल्स, व्हाटएवर। और उसके अंदर भी जो ओवरऑल उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे होगा, ठीक है? इसके बाद रेजिस्टर as a device that is simply just made out of a metal wire with ceramic coating and it converts electrical energy into heat। ये जो है इसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल रेक्टेंगल। पावर सप्लाई, अगर डीसी पावर सप्लाई है जो कि डायरेक्ट करंट को जो है वो पुश करेगी, तो उसका ये सिंबल होगा, ये रहा डीसी पावर सप्लाई का सिंबल। और इसके अंदर अगेन जस्ट लाइक अ सेल यू नीड टू शो इट्स टर्मिनल्स। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अगर यहाँ पे है तो आप इसके साथ प्लस बना दो, और नेगेटिव टर्मिनल है तो उसके साथ यहाँ पे माइनस बना दो। डीसी पावर सप्लाई के साथ साइन शो करो, ठीक है? अब डीसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास वोल्टेज डायरेक्ट, ये वोल्टेज का ग्राफ बनाओ या फिर करंट का ग्राफ बना लो। वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज, यहाँ पे कोई भी ग्राफ हो सकता है, और यहाँ पे होगा आपका टाइम। तो अगर मैं टाइम के अगेंस्ट करंट या वोल्टेज को देखूं और उसकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट पॉजिटिव रहे, जरूरी नहीं है कि वैल्यू चेंज ना हो, बट अब उसकी वैल्यू ऐसे ऊपर नीचे भी चेंज भी हो सकती है। वो यूं आपकी इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट ऐसे भी हो सकती है कि वो ऐसे स्टार्ट हो और फिर यूं चला जाए, या फिर उसकी वैल्यू स्टेडी भी हो सकती है, इट कुड बी लाइक दिस एज वेल, स्टेडी भी हो सकता है, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो नेगेटिव नहीं होगा कहीं पे भी, नेगेटिव वैल्यू कहीं भी नहीं होगी। इसका मतलब सिंपली ये है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन इन अ सर्किट वी कॉल इट डायरेक्ट करंट और डीसी। और उसके लिए आपके पास सेल भी डीसी के लिए है, सेल से भी डीसी करंट आएगा, बैटरी से भी डीसी करंट आएगा, और ये जो हमने पावर सप्लाई देखी इससे भी डीसी करंट आएगा, ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि हमारे A2 के अंदर जो है उसका डेफिनेटली चैप्टर होगा। अभी जो है वो आप ऑल्टरनेटिंग करंट से इतना ज्यादा डील नहीं करोगे, बट स्टिल पावर सप्लाई का पता होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के लिए आपका ये सिंबल है जिसका बिल्कुल हमारी डीसी पावर सप्लाई से मिलता जुलता है, बट ओनली डिफरेंस कि इसमें आप प्लस माइनस नहीं बनाओगे, ठीक है? तो देर इज नो प्लस और माइनस लाइक दिस, प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, और बीच में आप इस तरह एक वेव का साइन बनाते हो जो कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को, ऑल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कहीं पे पॉजिटिव होगा, कहीं पे नेगेटिव होगा, कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है? शेप ग्राफ की कुछ भी हो सकती है, ये साइनोसॉइडल शेप है, इसको हम A2 के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली एक अलग चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद जब भी आप वायर्स ज्वाइन कर रहे हो कहीं पे, जैसे पैरेलल सर्किट है और दो पीसेस ऑफ दो कनेक्शंस जो है वो आपस में मिल रहे हैं,
तो उसके लिए आप एक लाजमी डॉट जो है वो बना के दिखाओ वहां पे, बिल्कुल सिंपल, बस ज्वाइन ना कर दो, बेहतर होता है, वरना इतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर वायर्स एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं तो फिर बिल्कुल सिंपली इस तरह बना दो, ठीक है। तो अगर इस तरह डॉट बना हुआ हो तो बेहतर है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे जब क्रॉस कर ही नहीं रही होती वायर, तो सिंपली ज्वाइन हुई हुई होती हैं, तो हम ये डॉट नहीं भी शो करते, इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है। इसके बाद लैंप का सिंबल, जो आपका सिंपल फिलामेंट लैंप होता है, जो जिसके अंदर एक फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है और हॉट होने के बाद, जो पुराने जमाने के बेसिकली जो हमारे लैंप्स होते हैं, ये वो वाला लैंप है। इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर, जो कि हमारा डिवाइस जो वोल्टेज या हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मेजर करता है, वो है। एम मीटर जो है वो आपका करंट मेजर करता है। स्विच हो गया आपका, जिससे आप करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। स्विच ओपन का मतलब होता है कि सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब अभी ये जो स्विच है ये ओपन दिखाया हुआ है आपको, राइट। और क्लोज करने का स्विच का मतलब ये है कि आप करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बात याद रखना प्लीज, सही है। ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्विच ओपन मतलब के नो करंट। और अगर मैं लिखता हूँ कि स्विच क्लोज्ड है, तो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा, इसको याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोफोन का ये सिंबल है, बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट, इट्स फाइन, बट पता हो तो अच्छी बात है। लाउड स्पीकर के सिंबल, अगेन नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्यूज का सिंबल ओ लेवल में आपने याद किया था, यहाँ पे इतना इस चैप्टर पे इस पर कोई उसका फोकस नहीं है, बट फिर पता होना चाहिए। अर्थ का मतलब, अर्थ का सिंबल जो है वो, अगेन इतना ज्यादा भी फोकस नहीं होगा। एक छोटी सी बात अर्थ के सिंबल के लिए आपको याद होनी चाहिए, कि जहाँ भी अर्थ का सिंबल है वो बेसिकली वो वाला पॉइंट सर्किट का 0 वोल्ट्स पे होगा। 0 वोल्ट्स, यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। ये एक बात स्पेसिफिकली याद रख लो तो बहुत है बस। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का आपको ऑलरेडी बता दिया। कैपेसिटर यू विल स्टडी इन A2, सो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। थर्मिस्टर और एलडीआर का सिंबल जो है वो भी, अब वैसे इन्होंने टोटली तो A2 के अंदर मूव कर दिया, बट स्टिल इफ यू नो देम तो बेहतर है। थर्मिस्टर के अंदर याद रखो, थर्मिस्टर और एलडीआर जो है ये दो रेजिस्टर्स ही होते हैं, बट एलडीआर इज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, मतलब लाइट के चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। और थर्मिस्टर के अंदर जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, और यहाँ पे अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, एंड वाइस वर्सा। ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और थर्मिस्टर है, ये आपने ओ लेवल्स में भी, आईजीसीएसई में भी देखे हुए हैं। सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए, और एलईडी का भी सिंबल पता होना चाहिए। ये जो डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड है, इसके अंदर इसके अंदर जो है आपको ये बात याद रखनी है कि करंट इनके अंदर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट नहीं फ्लो कर सकता, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है। एंड सेम गोज फॉर दी अदर वन एज वेल, कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है और इस डायरेक्शन में इसके अंदर से करंट नहीं फ्लो कर सकता। सो डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स और लाइट एमिटिंग डायोड्स, दे अलाउ द करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी समरी हो गई हमारे सिंबल्स की। ये सारे सिंबल्स जो हैं वो आपके नोट्स में एडेड हैं, आपको याद रखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट। सो करंट जनरली है क्या? करंट को अगर आपने डिफाइन करना है, करंट का मीनिंग किसी को बताना है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। करंट का मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो चार्ट। बस, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अब ज्यादातर जो करंट फ्लो कर सकता है वो कौन से मटेरियल्स में फ्लो कर सकता है? लेट सपोज, किस टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जिन्हें आप कहो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है, वो कौन से मटेरियल्स होते हैं ज्यादातर जिनमें करंट इजी? कॉपर, सिल्वर। तो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स ऐसे डिवाइस, एक ऐसी मटेरियल है जिसमें इजीली करंट फ्लो कर सकता है। अब मेटल में करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर। और मेटल गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एटम है, जब मेटल के एटम्स देखेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर शेल में, वो लूजली हेल्ड होते हैं। सो अगर उस वायर पे, उस मटेरियल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया जाए,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं। दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट लीड्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट्स व्हाट वी बेसिकली कॉल्ड करंट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, सवाल अब ये है। ठीक है, सो अगर तुम्हारे पास ये वायर है, ये तुम्हारे पास वायर है राइट, जिसके अंदर मैंने उसके पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्लू कलर के, ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूं और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट? Towards the right. टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, सो नेचुरली दे आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह ऊपर वाले डायग्राम में हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे दिखा दिए वायर के अंदर। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, सो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट हम जो है वो करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं। अज्यूम का वर्ड में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वी बेसिकली अज्यूम कि करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एंड वी कंसिडर इट एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो रेड कलर से आपको वायर के अंदर करंट दिखाया जा रहा है, दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वेंशनल करंट। तो जब हम सर्किट्स के अंदर करंट की डायरेक्शन यूजुअली शो करते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट को शो कर रहे होते हैं। जो करंट आई है, ये जो शो किया हुआ है रेड एरो से, दैट इज द कन्वेंशनल करंट। बट इन रियलिटी वायर में क्या हो रहा है, वायर में रियलिटी में इट्स द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ड्रिफ्टिंग। फ्लो का वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि फ्लो से लगता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मूव कर रहे हैं, असल में इलेक्ट्रॉन बहुत स्लोली ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल वेरी स्लोली। सो कीप दैट इन माइंड प्लीज। इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। ये हो गया ऊपर वाला आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटा, ऑल क्लियर? तो ये बेसिक्स अगर हमारी क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। कुछ चीजें इसमें आपकी आईजीसीएसई वाली ही रिपीट हो रही हैं, नई चीजें इतनी ज्यादा नहीं होंगी, बट लेट्स कंटिन्यू। ऑल राइट, अब जरा हम बात कर लेते हैं करंट के ऊपर। करंट सबसे पहली क्वांटिटी है जिसको हमने डिफाइन करना है। तो करंट को डिफाइन करते हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, करंट को डिफाइन कर रहे हैं और उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है। हर क्वांटिटी को हमने मैथमेटिकली यहाँ पे डिफाइन करना है, तो करंट को भी मैथमेटिकली ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलें। तो अब जो करंट है मेरा, उसको मैं डिफाइन, अभी मैं पहले जब मीनिंग बता रहा था तो मैं कह रहा था सिंपली करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? मैं यही कह रहा था कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम उसको जरा प्रॉपर मैथमेटिकली डिफाइन कर लें तो हम कह रहे हैं कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट, राइट? अब रेट का मतलब क्या है? ये रेट जो है ये आपने पहली दफा नहीं देखा इस पूरे सिलेबस में। जहां जहां हमने रेट का वर्ड यूज किया है, किसी भी क्वांटिटी का रेट अगर आप निकाल रहे हो, तो असेंशियली वो जो जितनी भी क्वांटिटी वो फ्लो कर रही है उसका टाइम से डिवाइड होना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक पाइप है, आपके पास एक वाटर का पाइप है, राइट, और इसमें पानी अगर फ्लो कर रहा है, अगर इसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा यार मुझे वाटर का फ्लो रेट बता दो, क्या होगा फ्लो रेट। अब ज्यादातर वाटर के फ्लो रेट को हम क्यू से शो करते हैं, लेकिन क्या फ्लो हो रहा है, पानी का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार पानी का जितना भी वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, that will be the rate of flow of volume of water and that can be said as the flow rate of water. अब इसमें आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है मीटर क्यूब्स में और ये होता है आपका टाइम होता है सेकंड्स में। तो फ्लो रेट का यूनिट क्या बन गया, मीटर क्यूब पर सेकंड।
इस तरह बन जाएगा हमारे पास, ये एक ऐसा यूनिट हो जाएगा वाटर के फ्लो रेट का। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपकी वायर में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे शो करते हैं सिंबल क्यू से, ये चार्ज का सिंबल है, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे Q जो है इज द यूनिट ऑफ चार्ज और इज द सिंबल फॉर चार्ज, नॉट द यूनिट। Q जो है चार्ज का यूनिट नहीं है, क्या है, सिंबल है। जैसे मैं करंट के लिए I का सिंबल यूज कर रहा हूँ, करंट के लिए I का सिंबल यूज कर रहा हूँ, इसी तरह चार्ज के लिए Q का सिंबल यूज कर रहा हूँ और टाइम के लिए T का सिंबल यूज कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास हो गया चार्ज ओवर टाइम। अब चार्ज का यूनिट क्या है, ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो आईसीएससी में। सो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम। कूलम्स। चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम्स। सो दिस विल बी इन कूलम्स। एंड टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड्स। सेकंड्स। अब करंट का जो यूनिट है वो क्या बन गया फिर, कूलम्स पर सेकंड। पर, सेकंड। ऐसा ही। अब कूलम्स पर सेकंड को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं एज एम्पेयर। जैसे आपने करंट को डिफाइन किया तो आपने बोला इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब करंट के यूनिट को एम्पेयर को डिफाइन करोगे तो आप बोल दोगे कूलम्स पर सेकंड। या अगर आपको बोलेंगे यार कूलम को डिफाइन कर दो, कूलम को सब्जेक्ट बना लो, तो वो क्या हो जाएगा, एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड्स, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाइड बाय करंट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, एम्पेयर सेकंड्स। 1 कूलम is the charge which flows past a point in a circuit in a time of 1 second in one current। बट इसको अगर आप आसान लफ्जों में डिफाइन करो, अगर वो बोले डिफाइन द कूलम, तो इसकी सबसे आसान डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। कूलम इज डिफाइंड एज, सिंपल, कोई भी यूनिट जब डिफाइन करना हो तो बस आगे उसके यूनिट का कॉम्बिनेशन लिख देना होता है और कुछ भी नहीं। कूलम इज डिफाइंड एज एम्पेयर सेकंड, या बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डालना है तो आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो करंट हमेशा एम्पेयर में मेजर होगा, और एक एम्पेयर का मतलब ये कि कितने कूलम फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, दैट्स व्हाट एम्पेयर्स मीन, ठीक है। अब हमने देखा था कि किसी भी चीज में जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो वो चार्ज कैरियर्स के थ्रू फ्लो हो रहा होता है, राइट। चार्ज किस तरह फ्लो करता है, चार्ज इज कैरिड बाय चार्ज कैरियर्स, पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स दैट आर बेसिकली फ्लोइंग, और उन चार्ज पार्टिकल्स के मूव करने से हम कहते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है। अब हमारे मेटल के केस में कौन से होते हैं चार्ज कैरियर्स, मेटल में क्या चीज मूव करती है जब उस पर वोल्टेज अप्लाई होता है और जब करंट फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये बात आपको याद रखनी है, आपके डेटा में भी गिवन होगी, जो आपके पेपर 2 में और पेपर 1 में जो शुरू में डेटा गिवन होता है वहां भी लिखा हुआ होगा। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, एलिमेंट्री चार्ज को ई से शो करते हैं, एंड इट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे भी जो चार्ज है वो इतना ही होता है, फर्क क्या है फिर दोनों में, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, पर उसकी वैल्यू सेम है। समझ में आ रही है बात। सो इस वैल्यू ऑफ चार्ज को 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स को ई कहते हैं, 1 ई। अब ये बात हमने और कहाँ पे देखी है, अभी किस चैप्टर में पढ़ी है, अभी अभी रिसेंटली कहाँ पढ़ी है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ी है ना। तो आपको वहां से भी ये बात याद होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमने कहा था एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या ये बात हमने पढ़ी थी। और इलेक्ट्रॉन कौन सी फैमिली में आता है, लेप्टॉन में आता है। बट साथ से ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। और फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो कि फर्दर किसी और हिस्से में डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी चीज पे, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स इट वुड बी पॉजिटिव। बट जो वैल्यू ऑफ चार्ज, जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकती है वो 1 ई की वैल्यू है। हाफ ई या 2/3 ई या 1/3 ई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे सर क्वार्क्स के ऊपर तो हमने देखा था चार्ज होता है 1/3 ई, -1/3 ई, 2/3 ई, बिल्कुल आपने देखा है।
लेकिन क्वार्क्स का मतलब मसला ये है कि क्वार्क्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. यस, क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट अ सिंगल क्वार्क कैन नेवर एग्जिस्ट अलोन. तो वो जो आपने अप क्वार्क या डाउन क्वार्क देखे हैं, या स्ट्रेंज क्वार्क, या टॉप टॉप बॉटम चार्म, या उनके जो एंटी क्वार्क्स हैं, वो सारे या तो दो या तीन के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं. या अगर वो दो के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेंगे तो वो एक मीजॉन हो जाएगा. और अगर वो तीन के कॉम्बिनेशन में, तीन क्वार्क का कॉम्बिनेशन बना होगा या तीन एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन बना होगा, तो वो क्या, हेलो। बेरियन. बेरियन. और ये दोनों जो है वो एक हेड्रॉन की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सो क्वार्क अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा ई के मल्टीपल में होगी. राइट. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. चार्ज की वैल्यूज हमेशा जब भी किसी पार्टिकल पे होंगी या किसी भी चीज पे जो चार्ज की वैल्यू है, इट विल ऑलवेज बी इन इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ई. इंटीजर का मतलब क्या होता है? मैथ्स के अंदर आपने इंटीजर्स का मतलब पढ़ा है ना. व्हाट आर इंटीजर्स? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स? कौन से नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं? क्वाइट सिंपली, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के जितने भी होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स, उनको इंटीजर्स कहते हैं. नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इंटीजर्स कहते हैं. अब इंटीजर्स होते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड जितने भी नंबर हैं. बट 1.5 इज नॉट एन इंटीजर, राइट. 55/4 is not an integer. 2/3 is not an integer. -3, -4. टेक्निकली इंटीजर्स वैसे सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बस होल नंबर्स याद रखो और जीरो को निकाल दो, जीरो को छोड़ दो, क्योंकि चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है. सो जो होल नंबर्स हैं ई के, उसी के मल्टीपल में चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है. मतलब कि चार्ज की वैल्यूज अगर है किसी किसी पार्टिकल पे, हम बोलो या चार्ज की वैल्यू 2e है, 3e है, अगर हम साइन को इग्नोर करते हैं, 2e, 3e, 15e, 1000e, ये सारे होल नंबर्स हैं. इस तरह के चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं. बट अगर आप किसी चीज पर चार्ज निकालो और उसको ई में कन्वर्ट करो, चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज के टर्म्स में देखो, और वो होल नंबर नहीं आता लाइक दिस, देन दीज वैल्यूज ऑफ चार्जेस आर नॉट पॉसिबल. ओके. तो ये वैल्यूज ऑफ चार्जेस जब पॉसिबल नहीं है, तो हम इस पूरे फिनोमेना को, कि चार्ज सिर्फ ई की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है. ठीक है. इस टर्म का मतलब बस यही है कि चार्ज ई के मल्टीपल्स में, इंटीजर मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करता है. अब इस बात को चेक कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज पे चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं? इसके लिए जरा जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है. तो एक मिनट देना मुझे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. उससे हमें समझ में आ जाएगी कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई चार्ज की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो पॉसिबल है या नहीं. ओके. आओ चेक करें. ओके. तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो चार्ज की वैल्यूज लिखी. अब हाउ कैन वी टेल कि इफ दीज वैल्यूज ऑफ चार्जेस आर रियल और नॉट? लाइक एक इसमें वैल्यू जो है वो एक्चुअल एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों वैल्यूज मेड अप है, बट वन इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट एंड वन इज अ वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन नॉट एग्जिस्ट. इसको चेक करने का क्या तरीका है? तो क्या तरीका होगा कि भाई इसको आप ई के अंदर कन्वर्ट करके देखो. अब कूलम से चार्ज ई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है? याद है पार्टिकल फिजिक्स में क्या पढ़ा था कि चार्ज कूलम से ई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर मैं उस चैप्टर के नोट्स खोलूं और आपको याद करवाऊं कि हमने चार्ज को कैसे कन्वर्ट किया था ई के अंदर, ये देखो नीचे येलो में क्या लिखा हुआ है. ई में अगर चार्ज निकालना हो बेटा तो क्या करते हैं? जो कूलम में चार्ज है उसको 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं. इज दैट वेरी क्लियर? सिंपल. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ये जो चार्ज की वैल्यू तुम्हें दी हुई है पार्ट ए के अंदर, इसको ई में कन्वर्ट करो तो बताओ, और पार्ट बी में जो ई की वैल्यू आ रही है वो बताओ क्या आ रही है. फिर इसको चेक करते हैं कि कौन सी वाली वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी नहीं है. जल्दी से चेक करके बताओ. Tamam kabul. Labda हाँ बेटा, किसी ने डिवाइड करके चेक किया? 6.4 टाइम्स 10⁻⁻19 को ई की वैल्यू से डिवाइड करो, विच इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19. तो क्या आंसर आता है? बताओ भाई.
अली चेक किया बेटा, फहद? इसकी क्या वैल्यू आ रही है ई के टर्म्स में? अगर इसको मैं ई से डिवाइड करूं, मतलब इस वैल्यू से डिवाइड करूं, तो कूलम ई के टर्म्स में क्या चार्ज आ रहा है मेरे पास? यहाँ पे ई का कोफिशिएंट क्या आएगा? 4e आएगा ना चार्ज की वैल्यू। 4e आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी चेक करके देखो, तो ये जो चार्ज की वैल्यू आई है मेरे पास 4e, इज दिस अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज और नॉट? ये पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल। ये बिल्कुल है पॉसिबल, राइट। और दूसरी वाली को अगर आप चेक करो, इसको भी 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है? 10.1 की वैल्यू को आपके पास आ रहा है 6.31। 6.3e। तो इज दैट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज? क्या ये होल नंबर में आ नो। रहा है? होल नंबर में नहीं आ रहा। तो होल नंबर ऑफ ई आना चाहिए, होल नंबर नहीं आ रहा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो मसला नहीं है, लेकिन होल नंबर आना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरह आप चेक करते हो कि वैल्यू ऑफ चार्ज कोई पॉसिबल है या नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट the velocity at which the average velocity at which the electron, now we need to talk about the velocity at which the electrons will drift through the wire. आपको पता चल चुका है ऑलरेडी कि अगर एक वायर है और उसके अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करो, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेट्स सपोज अगर मैं इस साइड पे इस वाली वायर की साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं और इस वाली वायर की साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं, तो मेरे जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वे किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? वो राइट की तरफ फ्लो करेंगे, नो डाउट। तो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और मेरा जो कन्वेंशनल करंट है उसको अगर शो किया जाएगा तो इस डायरेक्शन में शो किया जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये कितनी स्पीड से हो रहा होगा, इस बात का अंदाजा लगाना है। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। हमने पढ़ा है कि यार आपका जो चार्ज करंट जो होता है, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज एंड यू डिफाइन इट एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो इस बात से आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ यार, अगर एक सेकंड में पर सेकंड अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, और अगर कम करंट फ्लो कर रहा होगा किसी जगह पे किसी सर्किट में तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। इसका मतलब यही है कि ज्यादा अगर करंट फ्लो कर रहा होगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर होंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का जल्दी जल्दी गुजरना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से जा रहे होंगे। और अगर करंट की वैल्यू कम है तो डेफिनेटली देन इट बिकम्स रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ वे कि अगर कम करंट है तो आपकी जो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो कम होनी चाहिए, राइट। सो उससे कम इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे एक सर्टेन पॉइंट को। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है कि उसमें करंट भी एक सर्टेन फैक्टर है, बट और भी फैक्टर है, राइट। इसमें वायर की थिकनेस भी आ जाती है, इसमें ये भी आ जाता है कि एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, राइट। जो मटेरियल है जो हम वायर का यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, गोल्ड यूज कर रहे हैं, या सिल्वर या आयरन या नाइक्रोम या टंगस्टन, जो भी वैल्यू जो मेटल यूज कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, राइट। तो ये सारी बात जो है वो आपके पास इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वायर का एक सिंपल सा अपने पास डायमेंशंस ले लेते हैं वायर की। सो ये वायर की शेप क्या है, इस शेप को कहते हैं क्या है? ये जो वायर की शेप है ये क्या शेप है? सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी क्या शेप है? सर्कल। सर्कल। अब हमने वायर की लेंथ को बोल दिया है एल, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द वायर लिया है, उसकी लेंथ को बोल दिया है एल एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोल दिया है ए। एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया एल। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वांटिटीज के ऊपर जिनको हम पहले डिफाइन कर लें। ठीक है। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रेड एरो जो है, रेड एरो क्या शो कर रहा है? कन्वेंशनल करंट को शो कर रहा है। और जो ब्लू डॉट्स हैं वो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। ये जो ब्लू कैरियर हाँ हैं हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, और इस केस में वो चार्ज कैरियर्स क्या हैं?
हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं मेटल के केस में, ये हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो है। ठीक है बेटा। अब सपोज यू स्टार्ट द टाइम व्हेन द फर्स्ट चार्ज कैरियर, अब अंदाजा लगाओ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हम टाइम स्टार्ट तब करते हैं, मतलब हम टाइम की ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट करते हैं when the first electron emerges from the right and you stop the time when the last one emerges. This time is t. इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन से खड़े होकर वेट कर रहे हो, कहाँ पे? यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन से खड़े होकर वेट कर रहे हो। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट हो गया। और जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये वाला आखिरी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच जाएगा तो हमारा टाइम स्टॉप हो गया। ये हमारा बेसिकली टाइम है इन सब इलेक्ट्रॉन्स का, इन सब इलेक्ट्रॉन का इस लेंथ को कवर करने के लिए। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वायर में मौजूद हैं, वो सारे जब यहाँ से राइट साइड से बाहर आ जाएंगे, राइट, तो ये हमारा टाइम टी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने टाइम दिखा लिया कि हमारे जो टाइम की वैल्यू है वो हम क्या ले रहे हैं फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन टू इमर्ज फ्रॉम द राइट। ये हमारा टाइम टी हो गया, टाइम टी हो गया। ठीक है जी। अब हमें एक चीज डिफाइन करनी है, एक चीज की डेफिनेशन पढ़नी है, और इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। ये डेफिनेशन जो है इसको मैं कोटेशन मार्क्स में डाल देता हूँ, जहां भी कोटेशन मार्क्स में लिखा हो समझ जाओगे वो डेफिनेशन है। इसमें अभी मैं कोटेशन मार्क्स डाल रहा हूँ। ये है आपकी कोटेशन मार्क्स में डेफिनेशन। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी किस क्वांटिटी को कहते हैं? इसको एन के सिंबल से शो करते हैं, और इसके अंदर कोई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा इस क्वांटिटी का। इट इज द नंबर ऑफ available charge carriers. You can say number of free electrons. You can also say what? Number of free electrons per unit volume of the material. एक कॉपर की वायर आपने उठाई 1 मीटर क्यूब की, 1 मीटर क्यूब ही होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? 1 मीटर क्यूब। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 बिलियन, 2 बिलियन, आई डोंट नो, 500 बिलियन, 3 ट्रिलियन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जिस मटेरियल के अंदर, उसे कहते हैं उस मटेरियल की नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक वायर है कॉपर की, जरा इस बात को समझना, एक वायर है कॉपर की और एक वायर है, लेट्स सपोज, आई डोंट नो, लेट्स नेम अनदर मटेरियल। कॉपर है हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है, हम इस बात को समझते हैं। एक वायर कॉपर की है और दूसरी वायर है आयरन की। इसमें से ज्यादा हम वायर में कौन सा वाला मटेरियल यूज करते हैं? फर्स्ट समवन रिमाइंड मी, हमारी जो घरों में वायर्स लगी हुई हैं वो कौन से मटेरियल की है? कॉपर की या आयरन की? Copper. तो कॉपर बेहतर कंडक्टर है ना। नाउ टेल मी, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में अवेलेबल होंगे, आयरन में या कॉपर में? कॉपर। कॉपर। Copper. तो इस बात को समझ लें कि इसकी एन वैल्यू हाई होगी और इसकी एन वैल्यू लो। Better conductors will have a higher n value. Just a simple thing to remember. All right? Is that clear? तो यहाँ पे इस बात को लिख दिया गया है, better conductors will have a larger value of n. सिंपल सी बात यह है, याद रखनी कि n वैल्यू तब ज्यादा हो जाएगी जब कंडक्टर आपका बेहतर होगा। अब जरा थोड़ी सी सिंपल सी डेरिवेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको लेके चलेंगे और हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ठीक है। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन जो है इसको वर्कआउट करते हैं। ऑलराइट, इस सिंपल सी डेरिवेशन को वर्कआउट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने फ्लो करेंगे टोटल इन टाइम टी। हमने कहा था ना टाइम टी क्या है? टाइम टी हमने देखा था कि वो टाइम है जिसमें पहला चार्ज कैरियर जब निकल जाएगा वहां से टाइम स्टार्ट होगा, और जब लास्ट वाला राइट साइड से बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस वक्त हम टाइम टी को क्लोज कर देंगे। अब जाहिर सी बात है ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं बहुत कम दिखाए हुए हैं। एक इतनी सी वायर के अंदर, इतनी मोटी वायर अगर रियलिटी में हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। तो ये जो नंबर होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब,
इसकी वैल्यू 10 की पावर काफी ज्यादा होती है. इट्स अ बिग नंबर. n इज अ बिग नंबर, नॉट अ स्मॉल नंबर. ओके, नाउ लेट्स सी कि पहली बात क्या लिखी हुई है. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स. जहां भी मैंने चार्ज कैरियर का वर्ड यूज किया हुआ है वो आपका क्या है, तो सिंपली आपके इलेक्ट्रॉन में साइड पे लिख देता हूँ. चार्ज कैरियर्स इन दिस केस कैन सिंपली रेफर टू देम एज electrons. So now from now on I am going to use the word electrons जहां भी चार्ज कैरियर लिखा है, ताकि हम जरा इजीली जो है वो आगे चल सके. सो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो पास करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर निकाले कैसे जाएंगे मेटल के अंदर. सिंपल सी बात है. एन क्या चीज थी, एन थी, एन थी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. जब यूनिट वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पता चल गया, तो आपको एक्चुअल वायर का जो वॉल्यूम V जो भी होगा उससे जब मल्टीप्लाई कर दोगे n की वैल्यू को, नंबर डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक्चुअल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे. ये फॉर्मूला अलग से भी याद रखना, ये फॉर्मूला अलग से भी याद रखना, क्योंकि इसके अंदर ये फॉर्मूला आपका आ भी जाता है अक्सर बेसिक सिंपल सिंपल कैलकुलेशन के लिए. जैसे कोई अगर तुम P1 का क्वेश्चन करते हो तो उसमें किसी MCQ में ये एक्सप्रेशन यूज हो सकती है, क्योंकि बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला जैसे मास डेंसिटी होती है. लेट मी जस्ट गिव यू एन एनालॉजी ऑफ मास डेंसिटी. कैन समवन टेल मी मास डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, हमारा जो नॉर्मल जो डेंसिटी जो हमने पढ़ी हुई केजी पर मीटर क्यूब वाली जो डेंसिटी होती है, उसको हम मास डेंसिटी कहते Mass per unit volume. हैं. एग्जैक्टली, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब इसी की एनालॉजी बना के क्या मैं नंबर डेंसिटी को भी लिख सकता हूँ. नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक मिनट रुको यार, थोड़ी जगह बना, यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे. सो नंबर डेंसिटी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम. इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर डेंसिटी, जिसको हम सिंबल n से शो करते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है, ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसी को रीअरेंज करके मैंने यहाँ ऊपर नहीं लिखा हुआ जहाँ स्टेरिक बनाया, यही एक्सप्रेशन क्या यहाँ नहीं लिखी हुई, इसी को रीअरेंज नहीं किया हुआ. पहले तसल्ली से इस बात को देख लो. सो वॉल्यूम और n को मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. आर वी क्लियर अबाउट दिस, इज दैट ओके. ठीक है भाई, ओके हो गया, सब क्लियर है. तो नंबर डेंसिटी के अंदर कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हम सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर रहे हैं. ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो सिंपली मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब होता है, बिकॉज नंबर का कोई इटसेल्फ यूनिट नहीं है. तो पर यूनिट वॉल्यूम ही है खाली, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, एन का सिंबल क्या हो जाएगा, m की पावर -3, मतलब पर मीटर क्यूब. दैट्स इट, दैट विल बी द सिंबल ऑफ n. ठीक है बेटा. अच्छा, एक और बात भी याद रखना है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि n की वैल्यू अक्सर क्वेश्चंस के अंदर पर मीटर क्यूब में नहीं दी होती, बल्कि पर cm क्यूब या पर मिलीमीटर क्यूब में दी हुई होती है. तो उसको पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा ये चीज. ठीक है, फिलहाल लेट्स कंटिन्यू विद दिस. तो अब आगे चलते हैं. तो ये जो मैंने स्टेरिक बनाया बेटा, फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. अब वायर का वॉल्यूम कैसे आएगा, यहाँ पे इस वायर का वॉल्यूम कैसे आएगा, इतने सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल. Number of electrons divided by नहीं नहीं number density. नहीं, मतलब डायमेंशन से, लेंथ और एरिया, जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनसे वॉल्यूम कैसे आएगा. किसी भी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लो और उसको L लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा. तो ये जो आपके जी पास सर. A है, ये वाला जो A है और ये जो लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो L इंटू ए इज योर वॉल्यूम. इनफैक्ट यू कैन डिवाइड एरिया. अगर आपको भूल जाए 2 मिनट के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ कि एरिया इटसेल्फ क्या होता है. एरिया का अपना सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला Pi होता r square. है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर वुड बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. और अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. तो जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला एज वेल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. अक्सर आपको क्वेश्चन में डायमीटर ही दिया हुआ होगा, रेडियस नहीं दिया हुआ होगा. और अक्सर क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन के बजाय कंपैरिजन वाले होंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे.
कि दो वायर्स को कंपेयर करेंगे, एक का डायमीटर इतना है, दूसरे का डायमीटर इतना है, तो दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करें, तो उसमें हम यूजुअली रेशियो के फॉर्म्स में जो है वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बट एनीवेज ये बातें आपको पता है, बस हम जल्दी जल्दी से रिमाइंड करवा रहे हैं कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सो एनीवेज अब नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया है एरिया इंटू एल से। मैं फर्दर भी कर सकता था, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन वो एरिया की जगह, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है सच। तो ये जो आया ये ए इंटू एल कैसे आया बेटा, वॉल्यूम इज ए इंटू एल। आर वी क्लियर? दूसरा पॉइंट सबको क्लियर है? तीसरे पे जा सकता हूँ मैं? यस सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम कह रहे हैं क्यू। क्या कह रहे हैं? हर एक एक चार्ज कैरियर, मैं देखो जेनेरिक टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चार्ज कैरियर। पर हमने कहा कि हम हमारा जो चार्ज कैरियर है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। अब हर चार्ज कैरियर के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्यू होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हम उसको तो ई ही कहते हैं, राइट? एलिमेंट्री चार्ज। तो ये भी मैंने साइड पे लिख दिया है ताकि भूले नहीं। ऑलराइट। तो यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन ईच कैरियर इज क्यू। अब चार्ज कैरियर वैसे एग्जाम में रियलिटी में वाकई में इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और भी दे सकते हैं वो आपको, और उसका आपको जो है वो सिंगल चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज की वैल्यू बता सकते हैं। बट आई थिंक 99% मैंने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं जो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हो। आने को आ सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात हो रही हो तो आप यहाँ पे सिंपली चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप ई कह सकते हैं। ठीक है। अब मैंने नीचे वाले फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जिसको आप कैपिटल क्यू से शो कर सकते हो, ठीक है, बट अभी खैर जरूरत नहीं। टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऐसे कह सकते हैं टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन दैट गिवन टाइम मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की वैल्यू है ई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 100 बिलियन, तो 100 बिलियन को ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सप्रेशन तो पहले से थी हमारे पास, ये थी एन इंटू ए इंटू एल। ये रही एन इंटू ए इंटू एल। साथ में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई किया है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया है, जो कि क्यू है यहाँ पे लिखा हुआ, बट मैंने कहा कि ई भी आ सकता है यहाँ। आप ई लिख दो बेशक अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया सबको, टोटल चार्ज वाला? आर यस यू सर, क्लियर? क्लियर। ऑल गुड। एन ए सर एल के इधर एन नंबर डेंसिटी है। एन नंबर डेंसिटी है, नंबर नहीं है। हाँ, ये बात मत भूलना क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि एन का क्या मतलब है। सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंटू ए इंटू एल या एन इंटू वी, राइट? एन इंटू ए इंटू एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सिंगल चार्ज कैरियर सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ओके, अब क्लियर है? चलें आगे। जी सर। तो अभी तक आपने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब इसी एक्सप्रेशन को आसान, वैसे करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज, टोटल चार्ज को किस चीज से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा? टोटल चार्ज को किस चीज से डिवाइड कर देंगे करंट आ जाएगा? टाइम से। वो जो टाइम टी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये वाला टाइम टी, ये टाइम जो है इससे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, वरना सिंपल चार्ज की वैल्यू को बस टी से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे इसको मैं टी से डिवाइड करता हूँ तो इसको भी टी से डिवाइड करूंगा, तो दोनों साइडें अगर टी से डिवाइड होंगी तो अब हमारी अगली एक्सप्रेशन क्या बन रही है? ये बन रही है। दोनों साइडों को टी से डिवाइड कर दिया तो टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टी, दैट विल बी योर करंट। ये आपका लेफ्ट साइड जो है वो करंट बन जाएगी, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज करंट, तो लेफ्ट साइड तो आपका करंट बन गई। करंट किस सिंबल से शो किया हुआ मैंने? आई से। ये आपका करंट होता है। ओके, क्लियर है? ठीक है भाई। राइट साइड पे क्या हुआ? एन ए एल क्यू, ये भी टी से डिवाइड हुआ है। इसके अंदर याद रखो कि ये लेंथ आपकी एल थी, यहां से यहां तक की जो लेंथ थी तुम्हारी वायर की, सॉरी, ये यहां से यहां तक जो वायर की लेंथ थी ये एल थी, मतलब ये डिस्टेंस है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कवर कर रहे हैं। और डिस्टेंस सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कवर कर रहे हैं वो एल है, और जो टाइम उन्हें लग रहा है वो टी है। तो एल अपॉन टी या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या चीज होती है?
सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑन एवरेज डिस्टेंस लिया वायर का लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो एल है यहाँ पे इस राइट साइड पे और ये टी, ये डिवाइड होके क्या बन जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि v। आर वी क्लियर? राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ये जो सर्कल किया है मैंने एल और टी, ये डिवाइड होके सिंपली बन जाएंगे v। ये रहा v हमारे पास राइट साइड पे इधर आ रहा है। ओके, लेफ्ट साइड पे करंट आ गया, राइट साइड पे वॉल्यूम वेलोसिटी आ गई। एवरेज सर ये L डिवाइड बाई टी वॉल्यूम कैसे बन गया? वॉल्यूम नहीं, v एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो हर सिंबल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। I स्टैंड्स फॉर करंट इन एम्पेयर्स, N is the number density of charge carriers, A is cross sectional area, okay, V is average drift velocity जो कि मीटर्स पर सेकंड में होगी सिंपल। Q क्या है, जिसे हम E भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे E भी हो सकता है, और यू कैन राइट E over here। Q और E is the charge on a single charge carrier और charge on a single electron, जो कि 1.6 times 10 to the power -19 ही होगा जो E की वैल्यू होती है। तो ये जो Q की वैल्यू है वो तो हमेशा 1.6 times 10 to the power -19 ही होगी। So Q is not really a variable over here, Q is not a variable, Q is actually a constant। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, इस फॉर्मूला की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपका फॉर्मूला है राइट, दिस इज द, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। I इज इक्वल टू एन ए वी क्यू, पहले तो इसको याद कर लो, लिख लो साइड पे, ये फॉर्मूला है, सब लिख लो। 2 मिनट दे रहा हूँ और हर सिंबल का मतलब लिख लो, पहले तो 2 मिनट के लिए इस चीज को आप कर लो। सर यही मेन याद करना है जी जी जी, ये फॉर्मूला मेन आपको याद करना है, बट डेरिवेशन समझाइए कि क्यों। डेरिवेशन भी याद करनी है? आ सकती है डेरिवेशन, आ सकती है बिल्कुल, डेरिवेशन बिल्कुल, यू शुड अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, लिटरली दो दो तीन स्टेप्स ही। तो पहले लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो हमें एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जो है वो पढ़ लिया, लेकिन हमने इसमें अभी करंट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, देख लो नीचे लिखा हुआ है v, the drift velocity is equals to current I flowing in the wire divided by the number density
n of that material, a is the cross section area of that wire, and q is the value of E या फिर 1.6 times 10 to the power minus 19 कूलम जो वैल्यू। तो Q तो आपका कांस्टेंट है, चलो उसको तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ, लेकिन V इसका मतलब तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे जो है वो आपका V डिपेंड कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड कर रही है किन चीजों पे, तीन चीजों पे। एक, करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में, नंबर 2, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एंड नंबर 3 कि किस मटेरियल की वायर बनी हुई है। कौन सी तीन चीजें हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कितना करंट फ्लो कर रहा है वायर में, नंबर 1, नंबर 2, वायर की थिकनेस क्या है, नंबर 3, कौन से मटेरियल की वायर बनी हुई है। ये तीन चीजें मिला के डिटरमिन करेंगी कि जो एक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या आएगी। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं करंट वाले फैक्टर को। ठीक है, आपको क्लियरली यहां से नजर आ रहा है कि V और I का क्या रिलेशनशिप है। अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रख दी जाए तो V और I का क्या रिलेशनशिप है। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी आर नॉट जस्ट सेइंग कि करंट इंक्रीज होगा तो आई बढ़ेगा, बल्कि मैंने ये सिंबल बनाया और इस सिंबल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर करंट डबल होता है, मतलब करंट अगर आई से 2I हो जाता है, एन की वैल्यू को रखो कांस्टेंट, यहाँ पे देखो पहले वाले डायग्राम को देखो, एन की वैल्यू को रखो कांस्टेंट, एरिया रखो कांस्टेंट, लेकिन करंट डबल कर दो। करंट अगर डबल हो जाएगा तो वेलोसिटी भी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी डबल ही हो जाएगी। एक अगर ऐसी वायर से मैं इसको कंपेयर करूं जिसमें करंट सिंपली आई फ्लो कर रहा है, तो 2I वाली वायर में वेलोसिटी भी V के बजाय क्या हो जाएगी, 2V हो जाएगी, डबल। अगर करंट है 5I तो वेलोसिटी भी हो जाएगी 5V, सिंपल। अगर करंट 0.5I हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0.5I हो जाएगी, V हो जाएगी। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका करंट जितना बढ़ता जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इज दैट क्लियर। सो पहला पॉइंट क्लियर है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ ऑल अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट। नाउ लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप विद, अब ये सारे रेशियो मेथड्स के थ्रू इसके हम प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज और डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, बल्कि आज मैं कुछ असाइन कर दूंगा क्वेश्चंस। अब इसी तरह हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस एरिया को देख लो, इनका क्या रिलेशनशिप बन रहा है। ये डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे क्लियरली पता चल रहा है। सो अगर करंट भी कांस्टेंट रखा जाए, नंबर डेंसिटी भी, मटेरियल भी सेम हो, और वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो Q तो कांस्टेंट ही होता है, तो अगर I और N कांस्टेंट है तो A जो है उसके बढ़ाने से, हाँ हाँ यार। तो भाई आपके एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी कम होगी, और ये एक्चुअली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बढ़ाने से कम होगी, बल्कि ये बात है देखो कि एरिया अगर डबल किया जाएगा तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, एरिया अगर हाफ किया जाएगा तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, एरिया अगर 3 टाइम्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। सो यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी एक एग्जाम्पल को यहाँ पे देखो। यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ भी इधर से भी करंट आई ही फ्लो कर रहा है, दोनों जगह पे करंट आई है, मतलब पूरी वायर के अंदर सीरीज में पूरी वायर से देयर इज द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। नंबर डेंसिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये सेम यूज हो रहा है, तो पूरी वायर का मटेरियल भी सेम है। सपोज करो पूरी वायर कॉपर की बनी हुई है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक साइड, वन सेक्शन ऑफ द वायर इज थिकर एंड वन सेक्शन ऑफ द वायर इज थिनर। तो वो जो थिक सेक्शन है वायर का, उसका एरिया A कह लेते हैं, वो जो थिन सेक्शन है उसका एरिया हम कह लेते हैं A/2। तो वायर का एरिया कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उतने ही करंट को पास करना है कम एरिया से, अब बात तो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही पास करने चाहिए। व्हाट इफ द करंट इज द सेम इन द थिक सेक्शन एज वेल एज इन द थिन सेक्शन। थिक वायर में और थिन वायर में अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पास करेंगे इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ये तो जरूरी है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैसे जा सकते हैं अगर उस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को कम जगह मिल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को जगह कम मिल रही है, अगर एरिया कम मिल रहा है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास करेंगे। अगर हर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से पास करे, स्पीड अगर अपने सारी इलेक्ट्रॉन्स डबल कर लें, तो अब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास
कर सकेंगे। सो यहाँ पे देखो इनकी स्पीड्स का कंपैरिजन, एरिया हाफ करने से स्पीड डबल हो गई और वाइस वर्सा। ये है आपका एरिया का रिलेशनशिप विद द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्टली आपका रिलेशनशिप है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नंबर डेंसिटी से। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नंबर डेंसिटी से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी रिलेशनशिप इनका यही है। अब इसके अंदर क्या मसला आ रहा सर है? ये कैसे सर एरिया डबल हो गया एरिया स्पीड सर? दोबारा से यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो पहले, डायग्राम देखो। ओके। जी अब देखो सर। बेटा, ये इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ जा रहे हैं? राइट को जा रहे हैं। यस सर, राइट को। अब देखो वायर पूरी सीरीज में, अभी तो हमने वैसे इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आए, लेकिन आपको पता है कि ये सेम ही वायर है, इट्स द सेम वायर बट वन सेक्शन इज थिकर एंड वन सेक्शन इज थिनर, राइट? तो यस सर। करंट जितना यहां से जाएगा, ये जितना करंट इस सेक्शन में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इधर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि करंट की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी। इन सर्किट दैट्स इन सीरीज, उसके अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है थ्रू आउट। ये आप लोगों ने डीसी सर्किट्स में पढ़ा है, सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ा है, जीसीएससी में, ओ लेवल्स में सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो करंट की वैल्यू तो चेंज नहीं जी। हो सकती क्योंकि ये एक ही वायर है, इट्स अ सिंगल पीस ऑफ वायर। हाउ कैन द करंट चेंज along द वे? द करंट ओनली चेंजेस अगर एक डिफरेंट पाथ निकाले हम वायर से, पैरेलल सर्किट। तो अब बात सारी ये है कि भाई करंट तो सेम है। करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने यहां से पास कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी पास करेंगे। अगर वहां पे एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो यहां से भी एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही गुजरना है। लेकिन अगर एरिया कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स तभी उतने जा सकेंगे अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। सो थिनर एरिया में जब एरिया हाफ हो जाएगा तो स्पीड को डबल होना पड़ेगा। स्पीड इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी ओवर हियर। करंट अगर सेम रहेगा तो स्पीड डबल होगी ही होगी लाजमी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास होंगे अगर उनके पास जगह ही कम है? जगह कम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं गुजर सकते, थिन वायर है, दे हैव टू पास थ्रू फास्टर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही पास करेंगे, एंड में 10 ही पास करेंगे, लेकिन क्योंकि जगह कम थी, एक वक्त में एक गुजर सकता है, तो स्पीड डबल हो जाएगी सबकी। और सिंपली अगर आपको इंट्यूटिवली कोई बात अगर ना समझ में आए तो फिजिक्स में बहुत बड़ी आसानी है, जहां पे भी आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, यू जस्ट लुक एट द फॉर्मूला एंड रिमेंबर द रिलेशनशिप। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला कि v यहाँ पे न्यूमरेटर में है और n यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है गिवन दैट एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। इसी तरह v और i दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। और इसी तरह v और a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर पे है, दूसरी राइट साइड पे है और डिनोमिनेटर पे। सिंपल सी बात, ठीक है बेटा? अब आ जाते हैं जी आखिरी। सर। आखिरी पॉइंट जो है वो नंबर डेंसिटी है, और नंबर डेंसिटी मैंने कहा था किस चीज पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर है और आयरन है, हमने कहा था किसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी? कॉपर। कॉपर की नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर। अब बात सारी ये है कि जो तीसरी वायर है इसके अंदर भी करंट आई ही फ्लो कर रहा है, जो कि लेट्स सपोज दूसरी वायर में फ्लो कर रहा है। सो इट्स द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से जाएंगे या कम स्पीड से जाएंगे? करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, तो आई तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, एरिया भी दोनों वायर्स का आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है। अब एन जो है हमारी नीचे वाली वायर का, ब्लू वाली वायर का कम है, तो v कैसे ज्यादा आएगा? पहले तो मैथमेटिकली फॉर्मूला से पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट दोबारा यही बात है कि the if the current that is passing through both wires is the same, then it means that the same number of electrons must pass a certain point in 1 second. अब उसमें अगर ऊपर वाली वायर में 10 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो नीचे वाली वायर से भी उस पॉइंट से 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही गुजरना है 1 सेकंड में। लेकिन अगर इस वायर में कम कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 10 कैसे गुजरेंगे? अगर वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। अगेन अगर कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो सेम पॉइंट से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास करेंगे? अगर ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ज्यादा गैप्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फार अपार्ट, देयर आर फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, बट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू दैट पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम ओनली इफ दे मूव फास्टर। तो ये बात याद रखो कि इस तीसरे मटेरियल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो थी आधी, तो इसमें ड्रिफ्ट स्पीड जो थी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी, वो क्या हो गई? डबल हो गई। सो हमारे पास तीसरा रिलेशनशिप भी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी, and that simply depends on the material. So if you choose a poorer conductor
और आपने करंट उसमें से उतना ही पास करना है जितना आप अच्छे कंडक्टर में से पास कर रहे थे। तो पुअर कंडक्टर में क्योंकि लेस नंबर डेंसिटी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगी, सेम करंट अगर पास कर रहे हो आप। ठीक है, ऑलराइट। सो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक। इसके सेपरेट क्वेश्चंस और एक ही क्वेश्चन के अंदर सेपरेट पार्ट्स काफी सारे आते हैं। अब उसके बाद एक पार्ट ऑफ द चैप्टर है ये सारा इंट्रोडक्शन, वोल्टेज का इंट्रोडक्शन, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट ग्राफ्स। लेकिन मैं जो टॉपिक है वो यहाँ पे ये वाला टॉपिक करवा के खत्म करना चाहूंगा, बिकॉज रेजिस्टेंस को हम डिफाइन अगली क्लास में कर लेंगे, बट जनरली हम सबको आइडिया है कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। सो अगर मैं कहूँ यार दो वायर्स हैं, एक पुअर कंडक्टर है और एक अच्छा कंडक्टर है, राइट? दो वायर्स हैं, एक जो है वो पुअर कंडक्टर है, दूसरा अच्छा कंडक्टर है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? कौन सी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पुअर कंडक्टर का या गुड कंडक्टर का? सिंपल सी बात, रेजिस्टेंस पुअर कंडक्टर का ज्यादा होता है या अच्छे कंडक्टर का ज्यादा होता है? आई होप इसका सबको पता है। रेजिस्टेंस वर्ड से ही पता चल रहा है, रेजिस्टेंस के लव से ही पुअर पता, कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, और इसके ये वर्ड से ही पता चल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किस चीज को मिल रहा है? करंट को, या जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो द मोर रेजिस्टेंस देयर इज, द लेस द पुअर द पुअर द कंडक्टर विल बी, एंड जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और टेम्परेचर, इन सब का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप डिस्कस करना है। और यहाँ पे हमने ये टॉपिक जो है वो फिर क्लोज आउट करना है आज। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ये बस आज टॉपिक खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे बच्चे, क्या हो गया इतनी जल्दी? अभी हमारा टॉपिक आज हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। चलो आओ पढ़े। ओके, तो भाई आपकी आपके पास जो है वो दो कंडक्टर्स हैं। अब मैं हम मल्टीपल कंपैरिजंस करेंगे डिफरेंट कंडक्टर्स का। ठीक है, मल्टीपल कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट कंडक्टर्स का। तो एक काम करते हैं, मल्टीपल कंपैरिजन कंडक्टर्स का कंपैरिजन कैसे होगा, मैं आपको सिंपल सी एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे छोटी सी। मेरे पास एक कंडक्टर ये है, और एक कंडक्टर जो है वो ये है, राइट? एक की लेंथ है L, एक की लेंथ है 2L। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जल्दी जल्दी से मुझे बताना, ये हम बहुत क्विकली क्लियर करें, कवर करेंगे, इसमें हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस है, 12 से दूसरी ट्वेल्व। ओर। ट्वेल्व। तो जितना लंबा कंडक्टर होगा, सेम है, हर चीज उनकी सेम है, सेम मटेरियल, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, बट इफ द लेंथ इज डबल्ड, resistance will also be doubled. If length is tripled, then resistance will also be tripled. So can we say that resistance is directly proportional to the length of the conductor, given that everything else is constant? ठीक है, पहली बात ये होगी। अब मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक तो यही वाला है, ठीक है, दूसरा वाला सेम लेंथ का है बट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में डबल कर देता हूँ। तो इसका एरिया है A और इसका एरिया है 2A। अब अगर इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा दूसरे वाले का? पहले तो बताओ, ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए, थिक वायर का या थिन वायर का? थिंक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव टू फ्लो थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा इजीली पास कर सकते हैं, थिक वायर में, थिन वायर में? थिन ज्यादा, वायर। आर। दोबारा से एक से। जो थिक नहीं वायर, सर, ज्यादा ज्यादा थिक वायर में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेज थिन वायर में हो सकते हाँ लेकिन इवेंचुअली, अभी हम अगर क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ करंट
को फिलहाल ना देखें, बस हम सिंपल सी बात देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए मूव करना ज्यादा मुश्किल है और किसके लिए मूव करना ज्यादा आसान है। तो क्या हम सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं बेटा कि थिन वायर में इलेक्ट्रॉन्स का पास करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उनके पास कम जगह है, और थिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का पास करना ज्यादा इजी है। इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस फॉर अ मिनट, सो कैन वी से कि थिन वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है पूरे कंडक्टर का या वायर का वो सिर्फ एरिया के बढ़ने से कम हो रहा होता है, बल्कि एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विच बेसिकली मीन्स कि एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस हो जाता है आधा। तो ये जो वायर है जिसका एरिया डबल किया है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात छोटी सी और आपको मैंने बतानी है एडिशनली, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट है आपके पास कि एक तो मटेरियल वही सेम है, सेम लेंथ का और वही सारा उसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, सो एवरीथिंग इज द सेम, एंड देन यू हैव अनदर वायर विच इज मेड आउट ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल। इसका मटेरियल डिफरेंट है बट डायमेंशन सेम है। ओके, तो सेम मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है, अब मटेरियल के ऊपर आपने एक चीज देखी थी, क्वांटिटी डिपेंड करती थी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से जो बेहतर कंडक्टर होगा उसकी एन वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ब्लू वाला जो है वो बेहतर कंडक्टर है, ब्लू वाला इज अ बेटर कंडक्टर, सो उसकी एन वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। ज्यादा होगी। एन वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा। बट एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं मटेरियल की रेजिस्टिविटी। जिस तरह डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिस तरह नंबर डेंसिटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ डिफरेंट मटेरियल, और मैं लिख देता हूँ बेटर कंडक्टर, बेटर कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुअरर कंडक्टर, और मैं वही सिंपल 1 और 2 वाले कोफिशिएंट्स की एग्जांपल लेता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो ये पुअरर कंडक्टर है, इसकी मैं कह देता हूँ रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, बिल्कुल वही सिंबल जो आपकी डेंसिटी का होता है। इसकी रेजिस्टिविटी है रो, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि ये बेटर कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए कम, इसकी रेजिस्टिविटी कम कम होनी चाहिए। हम जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लो, कुछ मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। बाय द वे, आपके जो एस्टिमेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना चैप्टर 1 के अंदर, ये बेसिक एस्टिमेट बता दें, जनरल एस्टिमेट बता दें, तो उसमें यंग्स मॉड्यूलस और वेव की वेवलेंथ्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ्स के जो है वो एस्टिमेट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको अंदाजन 10 की पावर पता होनी चाहिए। यंग मॉड्यूलस ऑफ मेटल्स आपको जो है उनकी अंदाजन 10 की पावर पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ्स की 10 की पावर पता होनी चाहिए। इसी तरह मेटल्स की रेजिस्टिविटी की जो जनरल 10 की पावर है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी यहाँ मेटल्स हैं, उनकी 10 की पावर सबकी क्या है, सबकी 10 की पावर सेम है। क्या है, 10⁻⁸ ओम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस का यूनिट सबको पता है ओम्स होता है। ठीक है, वैसे भी ये रिमाइंड करवाने वाली चीज है आपको शुरू से, मतलब पहली दफा नहीं आप सुन रहे, डेफिनेटली सबको पता है कि ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, जिसको हम रो के सिंबल से शो करते हैं। अब ये डिफरेंट मटेरियल हैं जिनकी आपको रेजिस्टिविटी बताई जा रही है। देखो अब इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, सबसे अच्छा कंडक्टर यहाँ पे सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद आपका कॉपर है, फिर नाइक्रोम है, फिर एल्यूमिनियम है। जितना ज्यादा पुअर कंडक्टर होता जा रहा है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी बढ़ती जा रही है। बट जनरली मेटल की सबकी 10⁻16 में है। फिर जितने आपके, एक मिनट बच्चों जरा होल्ड करना। हाँ।
ये टेबल आपको नहीं याद करना, ये टेबल आपको याद नहीं करना बेटा। ये सिर्फ जो आपने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने कहा कि मेटल की 10 की पावर आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी की टेबल नहीं याद करना। बट ये जनरली पता होना चाहिए कि हाँ भाई पुअर कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, बेटर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी। तो मैंने कहा यार अब वो वापस आ जाते हैं जो हम दो मटेरियल्स को कंपेयर कर रहे थे। एक मिनट में स्क्रीन जो है वो आई गेस स्टक हो गई है पिछली उस पर, स्टॉप करके सर ये दोबारा। हमारा मार्च में सिलेबस खत्म हो जाएगा? हाँ क्योंकि हम सेकंड लास्ट चैप्टर आज शुरू कर दिया हमने, तो हमारा और नहीं, उसके बाद फिर पास्ट पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे आप? बस पास पेपर प्रैक्टिस। पहले रिवीजन करवाएंगे आप? टॉपिकल तो की भी है, पास पेपर प्रैक्टिस ईयरली करेंगे हम। देखो यार मैं तुम लोगों से पूछ लूंगा, टाइम हमारे पास इतना ही होगा कि हम या तो हर टॉपिक रिवाइज कर दूं एक महीने में, या फिर मैं हर टॉपिक का जो है वो, या फिर मैं सिंपली ईयरली पेपर्स करवा दूं। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ईयरली पेपर सर। तो हमें इसको ये देखना पेपर पड़ेगा। करवा दें। ये होगा कि ईयरली पेपर फिर मैं उसी शर्त में करवाऊंगा कि तुम लोग साथ लेके बैठो और एक एक सवाल का जवाब मुझे साथ साथ दे रहे हो, कभी मुझे पता होगा सब बैठ के कर रहे हैं। अगर सब आपने मुझे देखते ही हैं सॉल्व करते हुए तो ऑब्वियसली फिर वो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते जी। हो। खैर एनीवेज, रिसेंट वाले पेपर से शुरू करेंगे, ईयरली करेंगे लाजमी। अच्छा तो इसके अंदर मैं कह रहा था कि जिसकी रेजिस्टिविटी रो अपॉन टू है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रो अपॉन टू। मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का, वो कंडक्टर का, वो उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टिविटी डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाए, रेजिस्टिविटी 10 गुना ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी 10 गुना ज्यादा होगा। एंड देन लास्टली आपके पास अगर दो कंडक्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, तो जिसका टेम्परेचर हाई है मेटल के केस में उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बल्कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ने से। लास्ट पॉइंट ये है कि इफ टेम्परेचर increases resistivity of the material increases, जिसका मतलब है कि साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा एंड हेंस रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी इंक्रीज करती है। ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप नहीं है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर डबल होगा तो रेजिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी, नो सच थिंग। बट जस्ट रिमेंबर फॉर मेटल्स इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। अब इन सारी बातों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंबाइन कर लूँ, तो आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला बनता है। अगर टेम्परेचर को अभी हम कांस्टेंट अज्यूम करें, टेम्परेचर को मैंने अज्यूम कर लिया कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, सिर्फ मटेरियल लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात को हमने यहाँ पे देख लिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। सो रो और एल जो है वो न्यूमिनेटर्स में है, रेजिस्टेंस रो के डबल होने से भी डबल हो जाएगा, एल के डबल होने से भी डबल होगा, एल के बढ़ने से आर बढ़ेगा, रो के बढ़ने से आर बढ़ेगा। और अगर बाकी दो चीजें कांस्टेंट है और ए बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ए के बढ़ने से आर कम होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास सारी स्टोरी। और रेजिस्टिविटी का यूनिट याद रखना ओम मीटर्स होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट तो सिंपली ओम ही होता है, ठीक है। अब हम अगर एक छोटी सी बात कर लें डायमीटर के ऊपर, डायमीटर अगर मैं बढ़ाता हूं तो कौन सी इन चारों में से कौन सी चीज चेंज हो रही है। ये अगर मैं डायमीटर बढ़ाता हूं तो डायमीटर बढ़ाने से इफ आई से यार मैंने वायर का डायमीटर बढ़ाया तो इन तीनों में से कौन सी चीज चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस फिर सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। सेक्शनल एरिया। ओके, just give me a minute यार, just give me a minute, एक मिनट पॉज। ओके, बस अभी आखिरी बात जो है वो इसको समझना है। तो समझना ये है कि डायमीटर का, एरिया और डायमीटर का जो रिलेशनशिप है ना, अब उसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस बनाऊंगा और इसी के अंदर इसी चीज की कंटिन्यूएशन रखूंगा यहाँ पे।
सेकंड पॉइंट को हम एक्सपैंड करना है, सिर्फ एरिया के टर्म्स में नहीं बल्कि डायमीटर के टर्म्स में भी समझना है। अब मैं आपके पास बनाता हूं एक वायर ये वाली, अब लेंथ वेंथ कांस्टेंट है, इसका डायमीटर है d, इसका डायमीटर है d। एक और वायर मैं बनाता हूं जिसका डायमीटर है 2d। अब लेंथ वेंथ हर चीज कांस्टेंट रखी गई है। समझने की बात यह है कि डायमीटर डबल करने से एरिया कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। सो डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल। ठीक है, देखो बेटा मेरी बात समझना सिंपल। तुम ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये सर्कल होता है ना, राइट? सर्कल होता है। तुम्हारे पास अगर एक 10 सेंटीमीटर का ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर्स, और तुम्हारे पास एक और सर्कल मैं यहाँ बनाता हूँ जिसका मैं डायमीटर डबल कर देता हूँ, बल्कि ट्रिपल भी कर देता हूँ। इसका डायमीटर जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल बनाता हूँ इसका डायमीटर 3 गुना बढ़ा देता हूँ, और ये मैं कहता हूँ इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसका भी एरिया निकालता हूँ, इसका भी एरिया निकालता हूँ, और इसका भी एरिया निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला होता है पाई डी का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, एक में मैं रेडियस को यूज कर रहा हूं और एक में मैं यूज कर रहा हूं डायमीटर को। दोनों से निकाल सकते हैं हम, ऑब्वियसली इट्स फाइन। जाहिर सी बात है, अगर रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करना है तो पहले आप डायमीटर को हाफ करेंगे, फिर फॉर्मूला में डालेंगे, फिर यूज करेंगे, ऐसा ही है ना? तो मैंने यहाँ पे ये काम किया। अब मैं सारे एरियाज जल्दी जल्दी निकालूंगा, बल्कि आप निकालोगे, मुझे जल्दी जल्दी बचाओगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। क्विकली बताओ कि एरिया क्या आ रहा है, एरिया क्या आ रहा है, इसका एरिया क्या आ रहा है, इसका एरिया क्या आ रहा है, इसका एरिया क्या आ रहा है? बहुत तेजी से, शाबाश। 12.567 तो पहले का कितना आ रहा है? 12.567 मेरे पास डिफरेंट क्यों आ रहा है? मेरे पास तो पहले का 3.14 ही आ रहा है। नहीं, सर वो मैंने डिवाइड नहीं किया। एक मिनट रुको, सर मैंने डायमीटर ले लिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो पाए इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यही करना है ना? तो मेरे पास आंसर आ रहा है सिंपली 3.14 पहले वाले का। क्या सही आ रहा है? कैन समवन चेक इफ दिस इज करेक्ट और नॉट? सर 3.142। हम्म, सही है। इसको एक दफा मैं डबल चेक भी कर लूँ। हाँ सही। तो पहले वाले का ये आ रहा है। अच्छा, दूसरे वाले का एरिया निकालते हैं। पाए इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन अगेन वही 4, मतलब मैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इसमें एरिया आ रहा है मेरे पास 12.5657। एक सवाल का जवाब दे दो पहले, आगे चलने से पहले। क्या डायमीटर डबल करने से एरिया डबल हुआ है? जल्दी जल्दी क्विकली इस बात को साथ साथ लेके चलना, क्लास खत्म करनी है सब। क्या डायमीटर डबल करने से एरिया भी डबल हुआ है? इंक्रीज तो हुआ है, ये तो हमें पता है कि डायमीटर बढ़ाने से एरिया बढ़ेगा, लेकिन क्या डायमीटर बढ़ाने से एरिया डबल हुआ है या डबल से ज्यादा हुआ है? बोलो। डबल से ज्यादा हुआ है। डबल से कितने गुना ज्यादा हुआ है? अब जरा चेक करते हैं। पहले वाले एरिया को फोर दूसरे वाले से टाइम्स डिवाइड करो, कितने गुना ज्यादा है? 12.57 डिवाइडेड बाय 3.14 करता हूँ अगर मैं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा एरिया तो भाई असल में 4 गुना बड़ा है। 4.00 आएगा दोनों को डिवाइड करके। तो कितना इंक्रीज हुआ है? अगर इसका फोर एरिया मैं कहता टाइम्स हूँ कि यार ए था, तो इसका कितना था? 4a। कैन आई से दैट? और तीसरे वाले का एरिया कितना गुना ज्यादा आना चाहिए? कैन यू प्रिडिक्ट बिफोर कैलकुलेटिंग? ये वाला जो एरिया है ये कितने गुना ज्यादा आना चाहिए अगर पहले वाले से मैं कंपेयर करूं? कंपेयर टू द फर्स्ट वन, इसका एरिया कितने टाइम ज्यादा आएगा? एनी एनी आइडियाज? आर यू सीइंग अ ट्रेंड ओवर हियर?
डायमीटर डबल करने से एरिया ए के बजाय हो गया 4a, यहाँ पे कितना गुना ज्यादा आएगा? क्या डायमीटर 3 गुना बढ़ाने से एरिया 3 गुना ही 8 बढ़ेगा, है 3 गुना से ज्यादा आएगा? हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो सर, बोलो। 8 है। आओ चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, ठीक है? हो सकता है आपने सही बात की, हो सकता है आपने गलत बात की हो। तो यहाँ पे मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो भाई पाए इंटू 6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, और मैंने जब ये कर लिया तो मेरे पास आ रहा है 28.27। क्या अब मैं ये वाले एरिया को और ये वाले एरिया को डिवाइड करके देखूं कि कितना टाइम ज्यादा है? तो मैं चेक करके देख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 3.14 करके देख लेता हूँ। मेरे पास आंसर आ रहा है 9.00। मतलब मेरा जो यहाँ पे एरिया आ रहा है, पहले वाले का अगर ए था और दूसरे वाले का मैं कह रहा हूँ 4a है, तीसरे वाले का आ रहा है 9a। नाउ डू यू सी अ ट्रेंड? यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन? एरिया के फॉर्मूला में डी के ऊपर क्या है? डी के ऊपर है भाई स्क्वायर। तो डी के डबल हो जाने से एरिया सिर्फ और सिर्फ डबल नहीं होता, डी 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, राइट? डी इज मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर हेयर, राइट? बट एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई। समझ रहे हो? इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं कि डी जब यहां से यहां में लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ ना डी को। 2 से 6 कर दिया तो 3 टाइम्स बढ़ाया ना मैंने डायमीटर। लेकिन अगर एरिया को देखो तो कितने टाइम्स बढ़ा है? 9 टाइम्स, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9। बात समझ में आ गई? ये बात सबको क्लियर है अब सर्कल के एरिया के बारे में, कि डायमीटर डबल करने से एरिया डबल नहीं होता, बल्कि 2 का स्क्वायर से बढ़ता है, 4 टाइम्स बढ़ता है। डायमीटर ट्रिपल करने से एरिया हो जाएगा 9 टाइम्स इंक्रीज। डायमीटर 4 टाइम्स बढ़ाने से कितना हो जाएगा एरिया? मुझे कोई जल्दी से जवाब दे दे ताकि मैं आगे चल सकूं। अगर मैं डायमीटर कर दूं 4 टाइम्स इंक्रीज, मतलब मैं डायमीटर को 8 सेंटीमीटर कर दूं यहाँ पे, तो पहले वाले सर्कल के मुकाबले में कितना ज्यादा आएगा एरिया? अभी हम देख रहे हैं कि ए के बाद आ रहा है 4a, 4a के बाद आ रहा है 9a, अगला क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16 टाइम्स। 16a आएगा। अगर मैं डायमीटर 8 सेंटीमीटर कर दूं तो मेरा एरिया फर्स्ट के मुकाबले में 16 टाइम्स ज्यादा आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब बेटा अब आपने यही बात समझनी है कि देखो डायमीटर बढ़ाने से एरिया डबल नहीं होता, बल्कि एरिया स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ता है। तो इसी तरह आप इस बात को समझ लें, इसी तरह अब इस बात को समझ लें कि जब आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे ना यार कि डायमीटर जो है वो इस वायर का, वो हमने 2d कर दिया है, डायमीटर डायमीटर इस वायर का बढ़ा दिया है। एक मिनट रुको, मुझे एक मिनट देना। गिव मी अ मिनट। और जब आपके इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आएगा ना कि डायमीटर हमने जो है वो डबल कर दिया, या डायमीटर 4 टाइम्स बढ़ा दिया, या डायमीटर उस वायर का 2 था तो इस वायर का 8 सेंटीमीटर है या 8 मिलीमीटर है वायर, तो अब आपने इस बात को समझ लेना है। देखो मैंने एरिया डबल किया था, अब ऊपर वाली एग्जांपल आपके सामने, एरिया डबल किया था तो रेजिस्टेंस हाफ हुआ था, लेकिन डायमीटर डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ नहीं होगा। अब जिसका दिमाग काम कर रहा है वो मुझे बता सकता है कि सर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर मैं कहता हूँ इसका रेजिस्टेंस है आर, तो कैन समवन टेल मी इसका रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा दूसरे वाले का? क्या लिखना चाहिए? R/2 लिखना चाहिए क्या मुझे, या इज दैट रॉन्ग? एरिया, देखो इसका एरिया जो आर है, अपॉन 4। इसका एरिया क्योंकि ए है, तो इसका एरिया डायमीटर डबल करने से कितना हो जाएगा? 4a। तो इसका मतलब R/2 नहीं होगा, बल्कि इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। एक्सेलेंट। और इसके अंदर जस्ट टू ड्राइव द पॉइंट होम, मैं एक वायर और बना दूंगा, मैं एक वायर और बना दूंगा आपकी तसल्ली के लिए, ताकि हम बात यहाँ पे और क्लियर हो जाए। एक और वायर ले लेते हैं जिसका डायमीटर मैं कह देता हूँ ये है 3d। ठीक है? तो उसका एरिया, अगर पहली वाले का एरिया ए था तो इसका एरिया हो जाएगा 9a, जिसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले वाले के मुकाबले में R/9 हो जाएगा। ठीक है? डायमीटर 4 गुना इंक्रीज करूंगा तो यहाँ में एक बात याद रखना बेटा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर से सिर्फ और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, बल्कि डायमीटर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? अब आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए हैं या नहीं किए? मेरे ख्याल से जाने से पहले मैं कर गया था, मुझे किसी ने बोला था सर एमसीक्यूज नहीं अपलोडेड, तो मैंने कहा था मैं कर दूंगा, फिर मैंने कर दिए थे या नहीं?
एक दो क्विकली चेक करता हूँ मैं। एमसीक्यूज जो है वो 10-15 असाइन कर रहा हूँ, उनको करके जाना। जस्ट ओपनिंग क्लासरूम टू चेक इफ इट इज देयर और नॉट। क्लास लंबी हो गई आज। जी मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। सो हम ये करेंगे कि हम P1 के क्वेश्चंस जो हैं वो बताता हूँ मैं कौन कौन से करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे जाओगे, P1 के क्वेश्चंस ओपन करोगे, स्क्रीन थोड़ी लैग बैंड कर रही है। ये जब तक लोड होता है मैं वेट कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट को एक मैसेज कर दूँ। यार मैं म्यूट हुआ था क्या? मैं क्वेश्चंस बताई जा रहा था और मैं म्यूट हुआ था। एनीवेज जल्दी से मैं बताता हूँ कौन कौन से करने हैं।
जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, समवन प्लीज राइट दिस डाउन, ठीक है? कोई अपने पास लिख के ग्रुप पे भेज दे। 1 करना है, 3 करना है, अगर स्क्रीन पे लैग भी करे तब भी लिखते जाओ, ठीक है? 3 करना है, 4 करना है, 1 3 एंड 4 हो गए। 4 के बाद आपने करना है 14 करना है, 14 के बाद आपने करना है 22, 22 के बाद आपने करना है 25, 25 के बाद आपने करना है 27, 27 के बाद आपने करना है 29, 29 के बाद करना है 31, और 31 के बाद 33, 33 के बाद आपने करना है 35। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं, ठीक है? इसको याद ना रहे तो रिकॉर्डिंग से देख ले मैंने जो बोले हैं अभी, या जिसने लिख लिए प्लीज सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ताकि आप सारे कर लो। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के P1 के क्वेश्चन हैं, ठीक है? आज वाले चैप्टर जो आपने करना है प्रैक्टिस के लिए, जो आज हमने पढ़ा है, ताकि उसको री कर सको। कल हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।